हेलो दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जय हिंद भाई दीपक सर पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर ही देख रहे होंगे, आज आपके क्लास 10 का जो पॉलिटी है उसका पार्ट नंबर 2 है, जिसे हम संघवाद कहते हैं। संघवाद से इतने ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बनेंगे या उन पार्ट में जो जो टॉपिक होंगे उन टॉपिक का मतलब क्या होगा उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपके समक्ष रखूंगा। तो अगर आप कोई चैनल पर नया होगा तो उसको सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। लेकिन हाँ, एक कंडीशन है, आप इस पार्ट को या इस वीडियो को ऐसे देखेंगे नहीं, बाकायदा कॉपी और कलम निकालेंगे और उसको लिख भी लेंगे। ठीक, तो हम संघवाद का मतलब समझते हैं। संघवाद वास्तव में होता क्या है? संघवाद क्या होता है? जब दो या दो से अधिक सरकार एक साथ शासन व्यवस्था में है, दो या दो से अधिक सरकारें जब एक साथ शासन व्यवस्था में रहती हैं तो उसे हम संघवाद कहते हैं। एग्जाम्पल समझिए भारत का। भारत में क्या है? केंद्र में देखिए आपका केंद्र सरकार है, राज्यों में क्या है? राज्य सरकार है। अगर यहाँ तक गांव में बात की जाए तो गांव में प्रधानी की व्यवस्था है। अगर नगरों में बात की जाए, शहरों में बात की जाए तो हम मेयर की व्यवस्था है। देखा जाए तो 3 4 सरकार नहीं हो गया, एक जो केंद्र में है केंद्र सरकार, राज्य में है राज्य सरकार, और जो आपके लोकल एरिया में है, आपके स्थानीय एरिया में है, उसे स्थानीय सरकार या क्षेत्रीय सरकार कहते हैं। तो संघवाद क्या होता है? जब दो या दो से अधिक सरकारें एक साथ शासन व्यवस्था में रहती हैं, जब दो या दो से अधिक सरकारें एक साथ शासन व्यवस्था में रहती हैं तब उसे हम संघवाद कहते हैं। बस सिंपली बात है। एग्जाम्पल बात समझ लीजिए, भारत में क्या है? केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है व क्षेत्रीय सरकार भी बनी है। तो वास्तव में जो यह संघवाद होता है या संघ होता है, इन संघ या संघवाद का जो प्रकार होता है कैसा होता है? दो, एक होता है यूनियन, एक होता है आपका फेडरेशन। हालांकि अगर दोनों की हिंदी की बात की जाए तो इसका मतलब भी होता है संघ और इसका मतलब भी संघ होता है, यानी कि यूनियन का संघ होता है और फेडरेशन का भी संघ होता है। लेकिन अगर इसके परिभाषा की बात की जाए, इसको समझने की बात की जाए तो ये दोनों अलग अलग होता है। संघ क्या होता है? यूनियन वाला, तो यूनियन वाला संघ ऐसा होता है कि देश अपनी जो भिन्नताएं होंगी, चाहे वह भाषा के आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, रीति रिवाज के अनुसार हो या कोई अन्य प्रकार के मामला हो, तो वह देश क्या करेगा? अपने इन भिन्नताओं के कारण, क्योंकि अगर देश से अगर सभी भाषाइयों को, सभी धर्मों को एक साथ रखेगा तो शायद उसका दिमाग क्या करेगा? हैंगअप पड़ जाएगा, वह ठीक से उसको चला नहीं पाएगा। तो क्या करता है राज्य, देश क्या करता है? अपने भिन्नताओं के आधार पे उस राज्य को अलग अलग स्तरों पे बांट देता है, अलग अलग स्तरों पे या अलग अलग उनको कर देता है और उनको उनकी एक अलग शासन व्यवस्था दे देता है। बस उसे हम कहते हैं यूनियन। जैसे एग्जाम्पल में भारत है, भारत में देखा जाए शुरुआती में भाषा के आधार पे यहाँ पे 14 राज्य बनाए गए थे। क्यों बनाए गए थे? क्योंकि अगर पूरे केंद्र को सभी भाषाओं को हैंडल करने की बात अगर कर देते तो शायद वह देश चला नहीं पाता, क्योंकि तेलुगु भाषा अलग बोलते, तमिल अलग कहते, मराठी अलग बोलते, मलयालम अलग बोलते, उड़िया, मणिपुरी अलग अलग भाषाएं वो लोग बोलते हैं और उनको थोड़ा हैंडल करने में समस्या नहीं होती। तो राज्य ने क्या किया? उनको बाहर नहीं किया बल्कि उनको अलग अलग व्यवस्था के अनुसार बांट दिया। उसे कहते हैं क्या? यूनियन कहते हैं। लेकिन फेडरेशन क्या होता है? फेडरेशन स्वयं राज्यों का एक संघ होता है। जैसे राज्य, एक राज्य नहीं, 4 5 राज्य, 10 राज्य, 15 राज्य, 20 राज्य, 40 राज्य, 50 राज्य आपस में मिलेंगे और कहेंगे भैया हम एक सरकार का, एक संघ का निर्माण करेंगे। तो वास्तव में फेडरेशन होता है जब राज्य आपस में मिलकर ही, जब राज्य क्या करेंगे? राज्य आपस में मिलकर ही एक संघ बनाएंगे तो उसे हम कहेंगे क्या? फेडरेशन कहेंगे। संघ वो भी होगा लेकिन इंग्लिश उसका फेडरेशन होगा। लेकिन भारत में जो है वह संघ है। अगर हम इसके फेडरेशन की बात की जाए तो एग्जाम्पल में क्या है? यूएसए यानी कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। समझिए इसका मतलब, यूनाइटेड मतलब संयुक्त, आपने सुना होगा ना संयुक्त अमेरिका मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ है, किससे? राज्यों से, तब क्या बना हुआ है? अमेरिका। यानी कि जो राज्य हैं वे आपस में मिल गए और मिलने के बाद एक केंद्र का निर्माण के लिए, जिसे हम यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। ठीक, यानी कि इसमें राज्य जो होते हैं ये राज्य के द्वारा ही संघ बनाया गया है। लेकिन भारत यानी कि यूनियन में क्या है? यूनियन देश के द्वारा ही राज्य बनाया गया। समझिए बात को, इसमें देश के द्वारा राज्य बनता है, इसमें राज्य के द्वारा देश बनता है। बस दोनों अंतर है, समूह दोनों में होगा, संघ दोनों में होगा। लेकिन एक केंद्र
राज्य को बनाएगा तो यूनियन होगा, और राज्य स्वयं मिलके केंद्र को बनाएंगे तो क्या होगा आपका फेडरेशन। बात समझ में आपकी आ ही गई होगी। इसमें एग्जाम्पल में भारत है, इसमें एग्जाम्पल में आपका अमेरिका है। और वास्तव में देखा जाए संघ में जो सरकारें होती हैं वो कैसे होती हैं, संघ में सरकारें कैसे होती हैं, तो एक आपका होता है संघात्मक सरकार, एक होता है आपका एकात्मक सरकार। संघात्मक सरकार क्या है, एकात्मक सरकार क्या है, तो संघात्मक सरकार क्या होती है, तो संघात्मक मतलब संघवाद, जब दो या दो से अधिक सरकार एक साथ शासन व्यवस्था में रहती है तो उसे हम संघवाद सरकार या संघ सरकार कहते हैं। ठीक, जैसे आपका केंद्र सरकार भी रहेगा, राज्य सरकार भी रहेगा, स्थानीय या क्षेत्रीय सरकार भी रहेंगी, उसे कहेंगे हम संघात्मक सरकार है। लेकिन अगर एकात्मक सरकार की बात की जाए तो जिसमें केवल एक ही सरकार होगा वो भी क्या, केंद्र सरकार, जिसमें एक ही सरकार होगा वो भी केंद्र सरकार, उसे कहेंगे हम एकात्मक सरकार। ये दोनों आपके बोर्ड एग्जाम में बहुतायत बार पूछे गए हैं। अगर चैप्टर से कोई प्रश्न आता है तो आता है कि एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार में अंतर को स्पष्ट कीजिए। बस या तो आपका लघु उत्तरीय में आएगा या तो आपका दीर्घ में ठोक देगा लाके। ठीक, तो पहला अंतर क्या है समझ गए आप। दूसरा क्या है, राज्य जो संघात्मक सरकार में होता है, राज्य व केंद्र दोनों संविधान के अनुसार कार्य करेंगे, यानी कि राज्य की कार्यपालिका अलग होगी और केंद्र की कार्यपालिका अलग होगी, और दोनों जो कार्यपालिका होगी वह संविधान के अनुसार चलेगी। ऐसा नहीं है कि जो केंद्र है वह राज्य को उसकी नियम कानून को समझाएगा, ऐसा नहीं होता है। राज्य अपना स्वयं आजाद होता है, अपनी कार्यपालिका उसके पास होती है, और केंद्र अलग होता है, उसकी कार्यपालिका उसके साथ होती है। ठीक, राज्य और केंद्र दोनों में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, राज्य अपना काम करता है, केंद्र अपना काम करता है। ठीक, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो केंद्र होता है, केंद्र सरकार अपनी आवश्यकता के अनुसार राज्य सरकार का गठन करता है, राज्य सरकार का गठन करता है। यानी कि जब राज्य को केंद्र को लगेगा भैया हम इस पूरी व्यवस्था को अब देख नहीं पा रहे हैं, हमें राज्य को बनाना चाहिए, क्या करेगा केंद्र अपनी आवश्यकता के अनुसार, जब उसकी पावर वहां पे आप पूरी तरीके से अच्छा से काम नहीं कर पाएंगे तो क्या करेगा, वह राज्य सरकार का निर्माण कर लेगा। बस समझ में आपके आ गई। तीसरी बात क्या है, राज्य सरकार जो होती है वह केंद्र सरकार को जवाबदेही नहीं होती है। तो मिला के राज्य सरकार कोई भी काम करेगी तो केंद्र सरकार से ना पूछेगी, और ना केंद्र सरकार उसके ऊपर दबाव भी डाल सकता है। देखो अगर सिंपली बात है कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी महाराज कोई हवाई अड्डा बना रहे हैं, कोई सड़क बना रहे हैं, तो वह मोदी से नहीं पूछेंगे। अगर उनके अगर कोई पर्सनल मैटर है भले पूछेंगे, लेकिन अगर कार्यपालिका की बात होगी तो वह नहीं पूछेंगे। अगर मोदी कहीं जाते होंगे टहलने घूमने तो क्या राज्य से पूछते होंगे, योगी से पूछते होंगे, या कोई अन्य राज्य के मुख्यमंत्री या राज्यपाल से पूछते होंगे, बिल्कुल नहीं पूछते होंगे। ठीक, तो राज्य और केंद्र एक दूसरे के प्रति जवाबदेही नहीं होती है। ठीक, लेकिन जो यह एकात्मक सरकार में है, राज्य सरकार केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेही रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि राज्य सरकार से मतलब राज्य सरकार का निर्माण हुआ है वह केंद्रों से हुआ है, यानी केंद्र सरकार ने राज्य सरकार का निर्माण किया है। तो भैया अगर कोई गलत काम करेगा तो यह केंद्र को बताएगा, या जो केंद्र सरकार चाहेगी तो राज्य सरकार को चाहे जब तक रखेगी या जिसका मन करेगा तो हटा देगी, लेकिन अगर कोई गलत काम करेगा तो केंद्र सरकार इसको तुरंत भंग कर देगी। यानी कि जो राज्य सरकार है वह केंद्र पर जवाबदेही हमेशा रहेगी। अब काहे नहीं रहेगी भैया, अब जो आपको लाया आप उसकी बात न मानेंगे तो कहाँ जाएंगे, तो हटा दिए जाएंगे ना, तो ऐसी। ठीक, और संघात्मक सरकार में एक बात और है, नागरिकों को इसमें दोहरी व एकल नागरिकता दोनों होगी। तो कोई देश ऐसा होता है, मुख्यतः का देखा जाए इस संघात्मक सरकार में दोहरी यानी कि दो नागरिकता, एक होती है किसकी, राज्यों की नागरिकता, एक होती है आपकी देश की नागरिकता। लेकिन अगर हम बात करें तो भारत एक इसमें ऐसा देश है संघात्मक सरकार होते हुए भी यह एकल नागरिकता देने वाला एक देश है। ठीक, तो यानी कि इसमें देखा जाए दोहरी नागरिकता और एकल दोनों प्रकार की नागरिकता होती है ना, कि हम भारतीय है ना कि हम उत्तर प्रदेशी हैं या मराठी हैं या फिर गुजराती हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर कभी कहीं जाएंगे तो कहेंगे क्या, बी आर इंडियन या आई एम इंडियन, हम इंडियन है या मैं इंडियन हूँ, कुल मिला के आप भारतीय हैं बस। ऐसा नहीं कि आप उत्तर प्रदेशी हैं, कहीं जाएंगे तो लिखेंगे उत्तर प्रदेशी नागरिक, ऐसा नहीं होता है, केवल हम भारतीय नागरिक ही लिखेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है,
इसमें भी केवल एकल नागरिकता होती है, में दोहरी नहीं होती है। अगर संघात्मक की बात की जाए तो संघात्मक में प्रत्येक देशों में दोहरी होती है, लेकिन अपवाद स्वरूप भारत में एकलरी होती है। लेकिन जो एकात्मक सरकार होती है, इस एकात्मक सरकार में केवल क्या होती है, एकल नागरिकता। इसमें दोहरी नागरिकता का एकदम चांस ही नहीं है। लेकिन इसमें जो होता है, इसमें दोहरी नागरिकता होती है, लेकिन अपवाद स्वरूप भारत में क्या है, एकल नागरिकता है। अगर संघात्मक सरकार की बात की जाए तो आपके अमेरिका में भी है, आपके भारत में है, या आपके इर्द गिर्द तमाम देशों में क्या है, संघात्मक सरकार। लेकिन एकात्मक सरकार क्या है, केवल एग्जाम्पल में चीन है। चीन में क्या है, एकात्मक सरकार। और बहुत सारे देश ऐसे हैं जिसमें क्या है, एकल नागरिकता है। तो यह थोड़ा सा टॉपिक रहा आपका, आगे हम पढ़ेंगे, पर इसको आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संघवाद की विशेषता क्या होती है? संघवाद की विशेषताएं ये बहुत बार आपके बोर्ड में पूछी गई हैं, तो इसमें भी ये आप डाल लीजिए। ये आपका क्या है, इम्पोर्टेंट एक क्या है, प्रश्न है, यानी कि संघवाद की विशेषताएं क्या होती हैं। तो इसमें आपके 3, 4, 5 हेडिंग है, उनको आपको समझना होगा बस, और कुछ नहीं करना होगा। तो पहला है दो स्तरीय सरकार। संघवाद में मैंने बताया आपको कि क्या होता है, दो या दो से अधिक सरकारें होती हैं तभी संघवाद होता है। तो संघवाद ने इसकी विशेषता पहली यह है कि दो स्तरीय सरकार होती है, एक केंद्र सरकार के रूप में, एक राज्य सरकार के रूप में, एक स्थानीय सरकार के रूप में। एग्जाम्पल में आपका इंडिया, आपका भारत क्या है, ये दो स्तरीय सरकार की विशेषता वाला एक देश है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मोदी महाराज केंद्र में है, योगी महाराज आपके उत्तर प्रदेश में है, और अन्य राज्यों के भी राज्यपाल यहाँ वहां पे मुख्यमंत्री होते हैं, और आपके स्थानीय सरकार में आपका पंचायती राज व्यवस्था जैसे यानी मिला के प्रधान, ये सब। ठीक, और दूसरी बात की जाए तो यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है, इसकी यह सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है कि शक्तियों का बंटवारा। तो मैं आपको बता दूं कि भैया शक्तियों का बंटवारा पहले आपके यहाँ नहीं था, बाद में आया, और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लाया गया, और उठा के लाके उसको अनुसूची नंबर 7 में इसको रख दिया गया। किसमें, अनुसूची नंबर 7 में इसे रख दिया गया। अनुसूची कितनी है आपकी, तो कुल 12 अनुसूचियां हैं, तो 7 में क्या है, शक्तियों का बंटवारा, जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान ने से लाया गया है। इसमें क्या है, इसमें 3 प्रकार की सूचियां होंगी आपकी, एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। संघ सूची में क्या होगा, संघ सूची में एक ऐसा विषय होगा जिसपे केंद्र सरकार अपना कानून बनाएगी, यानी कि मोदी महाराज अपना नियम कानून बनाएंगे, उनका मंत्रिमंडल जिसपे कानून बनाएगा उससे कहेंगे हम संघ सूची। इसमें कुल 100 विषय हैं, 100 विषय ऐसे हैं कि जिसपे केवल मोदी महाराज और उनका मंत्रिमंडल अपना नियम कानून बना सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि रेलवे, कहीं से रेलवे आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश रेलवे लिखा है या फिर बिहार रेलवे लिखा है, ऐसा नहीं होगा। केवल उस पे इंडियन रेलवे यानी कि भारतीय रेलवे वाली रेलवे ही उस पे लिखा गया होगा। यानी कि रेलवे जितना व्यवस्था होती है, डाक जितनी व्यवस्था होती है, वह सेना चाहे नेवी हो, एयरफोर्स हो या आपकी आर्मी हो, इन सभी के ऊपर जो नियम कानून है, कहाँ पे कितना वैकेंसी निकलेगी, कितने की भर्ती होगी, कितने कार्यरत हैं, कौन से किस क्षेत्र में है, इन सारे विषयों के ऊपर ऐसे को मिला के 100, इन सभी को मिला के 100 ऐसे विषय, ऐसे टॉपिक हैं जिसके ऊपर केवल केंद्र सरकार अपना नियम कानून बनाएगी, बस उसे कहेंगे हम संघ सूची। अब राज्य 28 है, उन 28 की क्या होगी, अपनी एक अलग अलग क्या होगी, राज्य सूची होगी। राज्य सूची पे जो नियम कानून बनाएगा वह बनाएगा आपका राज्य सरकार। तो टोटल 61 विषय ऐसे हैं जिसपे केवल राज्य सरकार अपना नियम कानून बनाती है। जैसे आपके पुलिस व्यवस्था, आपने सुना होगा कि इंडियन पुलिस, नॉट सुना होगा, नहीं सुना होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, यानी कि पुलिस व्यवस्था के ऊपर जितने भी नियम कानून बनेंगे, वैकेंसी निकलेगी या फिर अन्य कोई भी प्रक्रिया होगी संबंधी, कौन करेगा, वहां की राज्य सरकार करेगी। साथ साथ कृषि व्यवस्था भी होती है कि वहां पे जो टैक्स लेना होता है, वहां पे कौन सी फसल किसको, यानी कि सारी व्यवस्थाएं कृषि के ऊपर भी कौन देखता है, वहां की राज्य सरकार देखती है। यानी कि कुल 61 विषय ऐसे हैं जिसपे नियम कानून राज्य सरकार बनाती है। समवर्ती सूची क्या है, समवर्ती सूची एक ऐसी सूची है जिसपे
केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों लोग आपस में बहस करके बैठक करके क्या करते हैं, नियम कानून बनाते हैं, उसे कहते हैं समवर्ती सूची। तो कुल 52 विषय ऐसे हैं, कुल 52 विषय सबके संविधान में ऐसे हैं कि जिसके ऊपर नियम कानून दोनों लोग बनाते हैं। ठीक, यानी कि राज्य व केंद्र सरकार दोनों जिस पे कानून बनाते हैं उसे हम कहते हैं समवर्ती सूची। आज हमारे संविधान में कुल 52 ऐसे विषय हैं, जैसे जनसंख्या हुआ, जनसंख्या कितना है, उनके ऊपर कैसे कैसे प्रक्रियाएं होंगी, उन पर नियंत्रण कैसा होगा, ये दोनों का मसला है। यह एक प्रकार का भी क्या है, संविधान की मुख्य विशेषता है। कठोर संविधान का मतलब क्या है कि संघवाद में अगर जो नियम कानून बनते हैं, जो संविधान बनता है, उसमें बहुत ही क्या होती है, कठोरता होती है। किसी प्रकार के नियम कानून को आप आसानी से नहीं लगा सकते हैं। मान लीजिए एक जीएसटी, मान लीजिए जीएसटी को ही एक क्या है, आपको कानून बनाना है, तो जीएसटी कानून बनाने का इतना आसान नहीं है कि एक आदमी कह दे या जीएसटी लग जाए, ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए आपको संसद में अनेक प्रकार के बहुमत लाना पड़ता है। एक होता है विशेष बहुमत, एक होता है आपका साधारण बहुमत। अगर उस संसद में जो बैठते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में जो व्यक्ति बैठते हैं, उनका अगर उनके सभी जो सांसद होते हैं उनमें से अगर किसी भी नियम कानून के लिए 50% व्यक्ति हामी भर दें तो उसे कहते हैं हम साधारण बहुमत है। अगर उस नियम कानून को बनाने के लिए क्या कहते हैं, उस संसद भवन में बैठने वाले 66% व्यक्ति हाँ कर दे तो उसे कहते हैं विशेष बहुमत। लेकिन अगर देखा जाए तो संसद में कितने लोग बैठते हैं, तो संसद के दो भाग होते हैं, एक होता है आपका लोकसभा, एक होता है आपका राज्यसभा। लोकसभा में जो व्यक्ति बैठते हैं उनकी संख्या होती है 552 और जो बैठते हैं राज्यसभा में उनकी संख्या होती है 250। अगर इनमें से अगर किसी भी नियम कानून के लिए अगर 50% व्यक्ति हाँ करेंगे तो उसे कहेंगे कैसा, यह साधारण बहुमत है। अगर इन दोनों में से अगर किसी भी नियम कानून के लिए 66% व्यक्ति हाँ करेंगे तो उसे कहेंगे कैसा आया, विशेष बहुमत है। या कहीं कहीं भाग के रूप में लिखा है तो कि 1/2 भाग व्यक्ति हाँ करे, ऐसे कहते हैं 2/3 भाग व्यक्ति हाँ करें। ठीक, यह अलग अलग प्रकार के नियम कानून बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के बहुमत देते हैं। ठीक, एक होता है आपका न्यायालय। अब किसी भी मामले की सुनवाई के लिए, क्योंकि जब संघवाद है तो मामला भी होगा, क्योंकि कार्यपालिका न्यायपालिका भी इसके अंग होते हैं, तो अगर किसी प्रकार की जो कार्यपालिका होगी, कार्य होगा, मामला होगा, उसके निपटारे के लिए न्यायपालिका की व्यवस्था भी संघवाद में की गई है। ठीक, अच्छा, न्यायालय कैसे होते हैं, तो 3 प्रकार, क्योंकि जब सरकार त्रिस्तरीय होगा तो न्यायालय भी त्रिस्तरीय होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ग्राम्य व्यवस्था हो जाएगी तो ग्राम के लोग भी कहाँ जाएंगे, सीधा कहाँ जाएंगे, उससे छोड़ जाएंगे, वे कहाँ जाएंगे, सत्र न्यायालय में। उसके बाद क्या होगा, उच्चतम न्यायालय होगा राज्य के लिए, और पूरे देश के लिए एक सर्वे सर्वा क्या होगा, उच्चतम न्यायालय होगा। अगर कोई व्यक्ति का छोटा मोटा मामला होता है तो पहले वह सत्र न्यायालय में ले जाता है। अगर सत्र न्यायालय ने उसको जवाब दे दिया भैया हम आपके इस मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकते हैं, तो आप ले जाके अपने राज्य के उच्च न्यायालय में उसका याचिका दायर कर सकते हैं। अगर वहां पर भी आपका मामला फेल हो गया तो आप भारत का सर्व न्यायालय सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय, वहां पे ले जाके अपनी याचिका दायर कर सकते हैं, और सर्वे सर्वा यही जो निर्णय देगा वही क्या होगा, अंतिम में सर्वमान्य होगा। ठीक, यानी कि आपके अलग अलग न्यायालयों की भी व्यवस्था की गई है। एक राज्य के लिए एक न्यायालय होता है, अगर वह चाहे तो उस न्यायालय का अलग अलग खंड भी बना सकता है। जैसे आपके उत्तर प्रदेश में मुख्यतम एक उच्च न्यायालय है इलाहाबाद का, लेकिन इसमें 3 और खंड हैं, 2 और खंड हैं, एक आपका लखनऊ का, एक आपका मेरठ का। ठीक, तो यानी कि एक न्यायालय होता है। हाँ, कहीं कहीं पे एक कोई ऐसा राज्य होता है जो अपने यहाँ न्यायपालिका को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाता है, तो वह दूसरे राज्य के जो बगल पड़ोसी राज्य होता है उसमें अपनी न्यायपालिका को शिफ्ट कर देता है। जैसे जब अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इनकी अलग क्या है, एक न्यायपालिका नहीं है, तो कोई जाके जो लक्षद्वीप है जाके अपना कोच्चि न्यायालय में, और जो आपका अंडमान निकोबार है वो जाके अपना कोलकाता न्यायालय में, यानी कि एक राज्य दूसरे पड़ोसी राज्य में जो उसका न्यायालय है वहां दोनों मतलब शिफ्ट कर सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था भी संघवाद में होती है। अंत में क्या है, वित्तीय स्वायत्त। वित्तीय स्वायत्त क्या होता है कि पैसे के ऊपर राज्य का अलग मालिकाना होगा और केंद्र का अलग मालिकाना होगा, यानी कि इससे कोई
कृषि संबंधी टैक्स हो गया, तो उस कृषि संबंधी टैक्स में जो सर्वोच्च भूमिका होगी किसकी होगी? राज्य की होगी। या कोई अन्य मामला होगी, जैसे मान लीजिए अब रेल की व्यवस्था या अन्य कोई व्यवस्था होगी, उसके ऊपर जो टैक्स लिया जाएगा वह कौन लेगा? देश लेगा, मतलब पूरा केंद्र लेगा। तो राज्य और केंद्र की अलग अलग क्या होती है? अपनी वित्तीय सहायता होती है। ये लोग अपने विषयों के ऊपर जिसपे कानून बनाते हैं उन पे अपना टैक्स ले सकते हैं। ठीक, साथ साथ क्या होगा? एकीकृत न्यायालय होगा, यानी कि एक न्यायालय ऐसा होगा जो सुप्रीम कोर्ट है, यह अन्य मामलों की सुनवाई तो करेगा, लेकिन साथ साथ अगर राज्य और दूसरे राज्य, मान लीजिए बिहार और उत्तर प्रदेश का कोई मामला हो जाए तो इसकी भी सुनवाई कहाँ होगी? इसी सुप्रीम कोर्ट में होगी। अगर मान लीजिए राज्य और केंद्र के बीच कोई मामला हो जाएगा तो उसकी भी सुनवाई कहाँ होगी? इसी सुप्रीम कोर्ट में होगी। यानी कि पूरे देश का एक सर्वप्रथम एक ही न्यायालय होगा, उसमें राज्य के मसले, केंद्र और राज्य के मसले और अन्य कोई जो मामले विवाद है वह भी इसी सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? सुनवाई होगी। ये कुछ क्या है? यही कुछ आपके हैं संघवाद विशेषता, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपके पेपर में बहुत ही बार प्रश्न आया है और आगे 2024 में भी इसकी आने की संभावना है। इसको क्या करेंगे? आप अच्छे से लिख लिए होंगे। अब हम पढ़ते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।